नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनियन लेजिस्लेचर अर्थात केंद्रीय विधायिका की, जो भारतीय संसद है। भारत में जो विधायिका है उसका नाम संसद है। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि संसद ही क्यों? तो संसदीय जो प्रणाली है, द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो इस सिस्टम में क्या है कि जो रूलर्स हैं, जो शासक क्या है, लोगों के बीच से चुन करके आते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं। और चूंकि इंडिया जो है वो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो जो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो उनके बिहाफ पे उनके ऊपर शासन करते हैं। ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट की सिस्टम है, सरकार की जो प्रणाली है, उसको रेगुलेट करते हैं, उस पर कार्य करते हैं। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को, जो एवरी एडल्ट, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, तो प्रत्येक युवा, जो व्यक्ति 18 साल की उम्र को पार कर चुका है, उसके पास अपना एक मत होता है, वन वोट। और उसके पास दोनों अधिकार हैं, राइट टू इलेक्ट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, अर्थात कि वो चुन भी सकता है, राइट टू इलेक्ट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, चुन भी सकता है और चुना भी जा सकता है अगर वो कंटेस्ट करता है। और दूसरी बात कि अगर वो संविधान और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत योग्य है, एलिजिबल है किसी चीज के लिए, अगर उसका कैंडिडेचर है, क्वालिफाई करता है वो, तो वो कार्य कर सकता है। तो चूंकि हम संसदीय प्रणाली में देखते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, वही सरकार चलाते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जो हमारे द्वारा चुन के जाते हैं। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग जो होता है विधायिका का, उसमें क्या होता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रतिनिधि जो हैं, उनके द्वारा हमारा शासन चलाया जाता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को, संसदीय प्रणाली को क्यों प्रधानता दी गई? तो एक सबसे पहली बात थी कि इसके थ्रू जो अलग अलग कम्युनिटी है और दूसरा ग्रुप के फॉर्मेशन होते हैं, वो लोग आपस में एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। और उससे क्या है कि सरकार में मेजोरिटी पार्टी जो है वो फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी जो होगी वही सरकार चलाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये क्या करता है कि वन पर्सन और ग्रुप का जो रूल है उसको प्रिवेंट करता है, जैसे डिक्टेटरशिप है। ठीक है, डिक्टेटरशिप हो गया, या फिर कह सकते हैं एरिस्टोक्रेसी, जो रूल ऑफ बाय ग्रुप है, जो इलीट ग्रुप है वही एक ग्रुप सब पे रूल करता है। तो इस तरह के जो इंडिविजुअलिज्म है उसको प्रिवेंट करता है। और इंडिया में 1947 से पहले अगर देखें तो वी आर अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रेजिम, ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। तो ब्रिटेन का मॉडल जो है वो हमारे लिए फैमिलियर भी था, क्योंकि यहाँ भी जैसे जैसे प्रणाली में, प्रशासनिक प्रणाली में सुधार हुई, तो यहाँ पे भी लेजिस्लेचर बनाया गया और बाद में बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी हुआ। तो ये सब जो है, तो ब्रिटेन में जिस तरह से चल रहा था उसी के अनुरूप यहाँ पे अपनाया गया था। तो इसीलिए हम उससे चिर परिचित भी थे, और परिचित होने के कारण हमारे लिए अमल में लाना आसान था। दूसरा, इसमें क्या है, ये हर तबके से, ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, हर तबके, समाज के हर तबके का रिप्रेजेंटेशन देता है। दूसरा कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, अर्थात देखते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की है, तो वो जो है लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। तो अर्थात इन दोनों के बीच में इस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है ताकि ये लॉ मेकिंग और उसके एग्जीक्यूशन दोनों को स्मूथली कर सकते हैं, कहीं भी कोई डिसरप्शन के स्कोप नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे कार्य कर सकते हैं, सामंजस्य बिठा करके कार्य कर पाते हैं। और आखिरी जो है, मेंबर जो है लोकसभा के लिए, वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है राज्यसभा के मेंबर हैं, वो इनडायरेक्टली स्टेट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जो हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तरफ पीपल का रिप्रेजेंटेशन, प्लस दूसरी तरफ
स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, ताकि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म है कॉन्सेप्ट, तो उसमें एक इक्विलिब्रियम हो, सामंजस्य हो, मेंटेन किया जा सके। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि मानिए कि कोई पार्टी अगर जो है सो ब्रूट मेजोरिटी से आ गई है तो वन साइडेड वो डिक्टेटर हो जाए, या फिर जो अगर राज्यसभा में किसी पार्टी का ज्यादा है तो वो एक तरफ से हर चीज को रोकना शुरू कर दे। तो इसीलिए एक इक्विलिब्रियम, जो सामंजस्य बिठाना है, उसके लिए ये दोनों को मेंटेन करता है। और साथ ही साथ संविधान, जैसे कि हमने बात की है अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे अपना जो है सो पक्ष रखते हैं अगर लोकसभा में उनकी मेजोरिटी खत्म होती है। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। ठीक है, तो अगर पास हो जाता है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, वो आगे गवर्नमेंट नहीं चला पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि संसद के आखिर काम क्या है। तो दो तरह के काम होते हैं, एक डेलिब्रेटिव फंक्शंस और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। डेलिब्रेटिव फंक्शन का मतलब है कि जो उनको काम करना ही है, उसमें क्या है कि सबसे पहले वो कानून बनाते हैं। किस काम के लिए? ताकि जो प्रशासनिक सिस्टम है वो इफेक्टिवली काम कर सके, स्मूथ फंक्शनिंग हो सके उसकी। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट मानिए कोई पॉलिसी लेके आई है तो वो अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है जहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज की स्क्रूटनी हो सके, उस पर अपने विचार रखे जा सके और उस विचार के उनकी आलोचना की जा सके। ठीक है, क्रिटिसिज्म हो सके उस पॉलिसी का कि उसमें क्या बढ़िया है क्या खराब है। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं उसको डिस्कस किया जाता है। और ये क्या करता है कि सरकार की जो मतलब मोनोपोली हो जाए अगर, ठीक है, या फिर सरकार जो है सो मतलब रिजिड या फिर रूड हो जाए तो उनके ऊपर एक चेक रखता है, क्योंकि दे आर आंसरेबल टू लोकसभा। और जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी मिनिस्टर के द्वारा हाउस में रखे जाते हैं किसी क्वेश्चन के आंसर के रूप में, वो जो होते हैं वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। और उन इंफॉर्मेशंस को आप कहीं भी ऑफिशियली यूज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो है रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि दे रिप्रेजेंट समवन। जो मेंबर्स हैं, जैसे लोकसभा के मेंबर हैं, वो लोगों को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इज डन थ्रू लोकसभा। इसीलिए लोकसभा में देखते हैं कि ग्रीन कारपेट बिछाया गया है। ग्रीन कारपेट ग्रीनरी को दर्शाता है, एग्रीकल्चर को दर्शाता है, जो आम जनमानस के आजीविका का साधन रहा है। और दूसरी तरफ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट है वो राज्यसभा में को दिया गया। इसमें देखेंगे कि केसरिया सेफ्रन जो है सो वो कारपेट लगा हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है बलिदान को, सेक्रीफाइस को। ठीक है, तो दोनों के रिप्रेजेंटेशन के लिए लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग है। साथ ही जो अलग अलग सोसाइटी और इंटरेस्ट ग्रुप है उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलती है। जैसे लोकसभा के केस में SC ST के लिए कुछ रिजर्व सीट है और उन सीट्स पे केवल SC ST के कैंडिडेट ही जो है कंटेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लोकसभा में 2 सीट्स वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। अगर वो मानिए कि प्रेसिडेंट को ये लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, देन ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स इन लोकसभा। और साथ ही साथ राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं जो अलग अलग फील्ड के आते हैं। जैसे कि सबसे पहले साइंस से हो सकते हैं, आर्ट्स से हो सकते हैं, लिटरेचर से हो सकते हैं, सोशल सर्विसेज से हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर सोसाइटी, हर तबके का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? तो आर्टिकल 79 जो है वो बात करता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट। तो ये कहता है कि द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों मिल करके पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है, अर्थात यूनियन लेजिस्लेचर इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट को अब यहां पे क्यों रखा गया है? तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट क्या है?
हेड ऑफ स्टेट है। और हेड ऑफ स्टेट होने की वजह से इनके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर भी हैं, जैसे कि बिल को एसेंट देना, अपनी स्वीकृति देना, जिससे कि कोई भी बिल कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एनी बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर वंस ग्रांटेड असेंट बाय द प्रेसिडेंट इट बिकम एन एक्ट, और एक्ट बनने के बाद वो इन्फोर्सेबल होता है। ठीक है, और इसमें हमने ब्रिटिश जो नॉर्म्स है उसको फॉलो किया है। ब्रिटेन में जो लेजिस्लेचर है उसके पार्ट होते हैं क्राउन। ठीक है, तो सिमिलर मॉडल हमने यहां भी फॉलो किया है, तो इसलिए लेजिस्लेटिव फंक्शन होने के कारण प्रेसिडेंट इसके पार्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ लोकसभा है जिसको कि हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, और राज्यसभा है जिसको कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। 1954 से पहले इन दोनों का नाम हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट था, अभी भी है, बट इनका हिंदी नॉमेनक्लेचर जो है लोकसभा एंड राज्यसभा वो 1954 में अडॉप्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और उसके बाद से हम लोकसभा और राज्यसभा हिंदी नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं। नाउ कम टू द कंपोजिशन। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा का कंपोजिशन क्या है? तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा जो है उसको अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अपर हाउस, इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है 250। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है तब तक के लिए जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके हम स्ट्रेंथ को बढ़ा या घटा ना दे, तब तक के लिए जो इसका स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम 250 हो सकता है। उसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है। 12 मेंबर जो हमने पहले भी बात की कि वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो डिफरेंट स्ट्राटा से, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप से आते हैं, जैसे लिटरेचर, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, सोशल सर्विसेज। इन फील्ड से जो मेंबर्स होते हैं उनको 12 लोगों को प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, नामांकित करते हैं, और बाकी जो 238 मेंबर हैं उन वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनका की स्ट्रेंथ कहां दिया गया है? 4th शेड्यूल में। शेड्यूल क्या होता है? जो किसी भी आर्टिकल का एक्सपेंशन अगर जरूरी है तो उसको शेड्यूल बना करके ऐड किया गया है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल में एरिया टेरिटरीज ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 1 में, तो उसमें टेरिटरीज ऑफ इंडिया में डिफरेंट स्टेट जो है कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स, उनके डिटेल्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से शेड्यूल, जो 4th शेड्यूल है वो बताता है कि कितने रिप्रेजेंटेटिव स्टेट को अलॉट किए गए हैं, मतलब किस राज्य में कितनी सीटें हैं राज्यसभा के लिए। अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है टोटल 245, जिसमें 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं और 233 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, और इनका इलेक्शन जो होता है वो होता है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें देखिए जो इलेक्टेड मेंबर है वही वोट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर मात्र एक होता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, जो जिसको कि गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। अगर वो एडिक्वेटली अपने स्टेट जो विधानसभा होती है उसमें अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तो नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? राज्यसभा के प्रतिनिधि को का चयन करते हैं, और ये कैसे करते हैं? तो थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट करते हैं। सिमिलर पैटर्न इज फॉलोड इन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एमपीज। ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब है कि सदन की कार्रवाई देखने के लिए जो सदनाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। आर्टिकल 63 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि एक्चुअली देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उपराष्ट्रपति हैं उनके लिए कोई फंक्शन दिया गया नहीं,
तो जब तक उपराष्ट्रपति के दो काम है, एक तो वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, और जब कभी भी इमरजेंसी में, ठीक है, इमरजेंसी या फिर कहें कंटिजेंट प्रेसिडेंट है, किसी भी स्थिति में अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो जाती है तो प्रेसिडेंट का पद खाली नहीं रह सकता है, तो वाइस प्रेसिडेंट उस समय प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। तो जब वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे तो उनके पास सारे पावर्स, फीचर्स, जो भी प्रिविलेज हैं, सब कुछ प्रेसिडेंट का मिलेगा। और इन जनरल जब तक वो प्रेसिडेंट का काम नहीं करते तब तक वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। तो इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट की कोई स्पेसिफिक फंक्शनिंग मेंशन नहीं की गई है। और इसके बाद दूसरे होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी इसलिए कि अगर मानिए कि उपराष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे जो कि सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं मेंबर्स में से चुने जाते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, सामान्य बहुमत से उनका चुनाव किया जाता है। सामान्य बहुमत क्या होता है? मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटेड। लेकिन इनका रिमूवल जो होगा वो कैसे होगा? इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, ठीक है, और इसका जो है 50% से अधिक। अर्थात कि अगर मानिए कि जो जितनी वैकेंसी है उसको माइनस कर दें टोटल स्ट्रेंथ में से, तो उसकी जो मेजोरिटी होगी उससे इनका रिमूवल होता है, ठीक है। नाउ कम टू लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 डिटरमाइन किया गया है, 552। क्यों? तो मैक्सिमम 550 मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड हो सकते हैं और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हो सकते हैं। 545, ठीक है। अभी जो है प्रेजेंट स्ट्रेंथ वो 545 है, जिसमें 543 प्लस 2 जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए है, जो नॉमिनेट किए जाते हैं। जो इलेक्शन होता है इनका वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कहते हैं ना आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, ठीक है। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो क्षेत्रीय जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस निर्वाचन क्षेत्र वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो सबसे पहले टोटल मेंबर जो है कितना स्ट्रेंथ है, तो 543 स्ट्रेंथ हो गया। और टोटल जो है पॉपुलेशन को डिटरमाइन किया जाता है। अब जो है तो पॉपुलेशन में से 543 से डिवाइड कर दिए, जो पॉपुलेशन आया, ठीक है, उस पॉपुलेशन पे पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो स्टेट के जो पॉपुलेशन होगा उसमें उससे डिवाइड किया जाता है। तो हर स्टेट को अकॉर्डिंगली इक्वल प्रोपोर्शन मिलता है सीट्स का। जैसे अभी बिहार में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, बिहार में 40 सीट्स हैं, ठीक है, यूपी में 80 सीट्स हैं लोकसभा के। तो इस तरह से हर स्टेट को अपने अपने प्रोपोर्शन में, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और राज्यसभा के केस में खास बात यह है, लोकसभा के केस में, कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उनमें रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन की बात क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि जो SC ST कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड और पिछड़ी कम्युनिटी है, इनका भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो सके, ठीक है। जो रिजर्व सीट है उनसे केवल SC ST के मेंबर कंटेस्ट कर सकते हैं चुनाव, और किसी के लिए वो जगह फिल नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ड्यूरेशन की बात करें कि कितना टेनियर क्या होगा, अवधि क्या होगी। तो राज्यसभा जो होता है उसका कभी डिसोल्यूशन नहीं हो सकता है, वो कभी भंग नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट है। लेकिन हर जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर 6 ईयर फिक्स है। तो आमतौर पे क्या होता है कि 1/3 मेंबर जो है, 1/3 मेंबर ऑफ
हर 2 साल के अंतराल पे वो रिटायर होते हैं। तो इस तरह से 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, तो हर 2 साल पे इलेक्शन होता है और वे जो वैकेंसीज होती हैं उनको फिल की जाती हैं। और मेंबर्स का टोटल टेन्योर होता है 6 साल का। उससे पहले वो रिजाइन कर सकते हैं, हट सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। और लोकसभा के केस में लोकसभा का नॉर्मल टेन्योर होता है 5 साल का, अर्थात हमारी जो सरकार बनती है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो 5 साल के लिए होती है। लेकिन प्रेसिडेंट उसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी, जो राष्ट्रीय आपदा है, आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल के केस में 1 साल पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, इसको 1-1 साल के लिए पार्लियामेंट पास करके उसके टेन्योर को एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा टेन्योर। अब लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे चुना जाता है, जो लोकसभा अध्यक्ष जिनको कहते हैं, स्पीकर। तो स्पीकर का चुनाव और डिप्टी स्पीकर का चुनाव दोनों ही जो मेंबर्स हैं वही चुनते हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से चुनते हैं और इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है, सेम एज राज्यसभा में जहां हमने बात की। इसका एक एग्जाम्पल है कि 1954 में जो पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, तो उनके खिलाफ रिजोल्यूशन मूव किया गया था हटाने के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया हाउस से। रिजेक्ट होने का मतलब है कि वो पास नहीं हुआ। ठीक है, अब पास नहीं हुआ तो वो बने रहे थे अपने पद पर। ठीक है, अब आते हैं कि रोल ऑफ स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है। तो स्पीकर का काम हम 2 कैपेसिटी में देखते हैं, एक कि जो उसका लेजिस्लेटिव कैपेसिटी विधायिका के क्षेत्राधिकार में, और दूसरा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। तो विधायिका के क्षेत्राधिकार में वो क्या करते हैं, सबसे पहला कि वो प्रिसाइड ओवर द सेशन, जो लोकसभा का सेशन होता है उसको प्रिसाइड ओवर करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और इस कार्य के लिए ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट इन दिस कैपेसिटी। वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया, किसी मेंबर को बाहर कर दिया, या फिर कोई मैटर पुट ऑन किया गया, आगे बढ़ाया गया, उस पर डिस्कस हुई, किसी मेंबर को बोलने से रोका, तो इसके लिए वो किसी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। और दूसरा है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। तो जो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट होता है उसके वो हेड होते हैं, और इसमें जो भी एक्शन वो लेंगे लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अंदर के, तो उसके लिए वो कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल है। राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट जो है उसके हेड कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, नाउ स्पीकर को कुछ स्पेशल पावर्स हैं। स्पेशल पावर्स इन मींस कि जो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे वो ज्वाइंट सिटिंग जो होगी पार्लियामेंट की, ज्वाइंट सिटिंग होता है कि कभी भी अगर मानिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कुछ डेडलॉक आ गया किसी बिल पे और वो बिल पास नहीं हो पा रही है, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग जो होगी उसका जो उसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मानिए कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है, दोनों ही पोस्ट वैकेंट है या उस दिन अवेलेबल नहीं है, तो डेप्यूटी चेयरमैन जो होंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो उसको प्रिसाइड ओवर करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका सर्टिफिकेट इशू करने का पावर केवल स्पीकर को है, और स्पीकर का डिसीजन जो होगा वो फाइनल माना जाता है। तीसरा, जो पार्लियामेंट्री कमिटी वर्क करती है वो स्पीकर के सुपरविजन में करती है, और वही उसके मेंबर और उसके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करते हैं। और लास्ट, जो स्पीकर है उनके पास कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट का मतलब, या अगर मानिए किसी मसले पे वोटिंग हो रही है हाउस में, और प्रो एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, पक्ष में और विपक्ष में, दोनों में अगर मानिए बराबर मतदान हुए, 100 मेंबर मानिए प्रेजेंट हैं हाउस में, और 50 ने पक्ष में वोट किया और 50 ने विपक्ष में वोट किया, तो अब क्या है कि जो कास्टिंग वोट होगा, जो इस डेडलॉक को हटाएगा, तो स्पीकर स्पेशल वोटिंग करते हैं।
और स्पीकर का वोट डिसाइड करेगा कि कोई भी मोशन पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उनके पास कास्टिंग वोट होता है। अब स्पीकर जो है इनका टेन्योर खत्म कैसे होता है? एक तो रिमूवल हो सकता है, दूसरा स्पीकर अगर लोकसभा भंग भी हो गई तो स्पीकर अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में बने रहेंगे तब तक जब तक कि अगला जनरल इलेक्शन, अगला आम चुनाव नहीं हो जाता है। और आम चुनाव होने के बाद जैसे ही नई लोकसभा जो है सो कॉन्स्टिट्यूट होती है, न्यूली लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, नई लोकसभा बनती है, वो अपने पद से हट जाएंगे। और इनका जो पोजीशन होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। ठीक है, इक्वल स्टेटस बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं मतलब सैलरी पॉक्स वगैरह सब कुछ कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है। नाउ कम टू प्रोटेम स्पीकर। ये स्पेसिफिक टर्म है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जब मानिए अब आम चुनाव हो गया और आम चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो नए मेंबर्स चुने गए उनकी लिस्ट राष्ट्रपति को सबमिट कर दी, तो लिस्ट मिलते के साथ इसका मतलब कि नई लोकसभा का गठन हो गया। लेकिन जो मेंबर्स चुने गए हैं उनको ओथ तो दिलानी है। जब तक ओथ नहीं दिलाया जाएगा, जब तक उनका शपथ ग्रहण नहीं होता है, तब तक वो किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते। तो शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर कौन हो सकता है? तो यूजुअली क्या है, एक प्रैक्टिस है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर का काम, और राष्ट्रपति ही उसको शपथ दिलाते हैं ये। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की। और इनका दो काम है। पहला, ये जाकर के हाउस में सारे मेंबर्स को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, और शपथ ग्रहण होने के बाद इनका काम है कि ये लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। और जैसे ही इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद नया स्पीकर चुन लिया गया, ठीक है, इनका पोस्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इसमें एक केस है कि अगर मानिए कि किसी को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाए और वो खुद ही स्पीकर का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति दूसरे किसी को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं। जैसे कि सिचुएशन आई थी 2004 में। उस समय सोमनाथ चटर्जी, उनको प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया गया था, लेकिन उन्हें खुद ही स्पीकर का चुनाव कंटेस्ट करना था। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रपति ने फिर विखे पाटिल को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया था, जिसने फिर चुनाव कराया और सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के स्पीकर बने। यूपीए 1 की बात है ये, 2004 की। ठीक है, अब क्या है कि ये तो हो गया कि स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर। आर्टिकल 82 कहता है कि जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ को बढ़ाया घटाया हर सेंसस के बाद। सेंसस मतलब जनगणना। जनगणना कब होती है? तो हर जो डिकेडल ईयर स्टार्ट होता है, अर्थात जैसे 1991 में हुआ, उसके बाद फिर 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, और अभी अगले साल 2021 में होना है। ठीक है, तो जो डिकेडल ईयर का पहला साल होता है उसमें हमारा सेंसस कंडक्ट किया जाता है, जनगणना होती है। तो आर्टिकल 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर ऑफ सीट्स जो 552 की बजाय अभी 543 है, ठीक है, तो उसको क्या करती है, एडजस्ट करती है। और जो सीट का रीस्ट्रक्चरिंग होता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कि पॉपुलेशन मानिए बढ़ा घटा, तो एरिया बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, ये काम होगा कैसे? तो उसके लिए पार्लियामेंट को पावर था कि वो प्रोसीजर और अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी। तो पार्लियामेंट ने 1952 में जब पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट होना था, पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था, तो उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया, जो कि जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये सेंसस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीस्ट्रक्चर करते हैं और रीस्ट्रक्चर करके इलेक्शन कमीशन को एडवाइस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का गठन करता है। ठीक है, तो
ये पहली बार 1952 में हुआ। एडजस्टमेंट कैसे हुआ, तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी कहते हैं, तो उसने क्या किया कि फ्रीज कर दिया सीट एलोकेशन। फ्रीज करके क्या किया कि कहा कि 2000 तक, ईयर 2000 तक जो 1971 का सेंसस है, क्योंकि 1976 में हो रहा है, तो 76 में 71 का सेंसस अप्लीकेबल था। तो जो 71 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग सीट्स का और कंस्टिट्यूएंसीज का एलोकेशन फिक्स कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। ठीक है। 2000 में क्या हुआ कि जब 2001 का अमेंडमेंट लाया गया, क्यों? क्योंकि 2000 तक ही ये वैलिड था। तो 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया करके क्या किया गया कि जो ये 2000 तक एलोकेशन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक के लिए, जिसमें अभी हम चल रहे हैं। और साथ में जो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग चलना था उसको चेंज करके कर दिया गया 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि 2001 का सेंसस अभी अंडरगोइंग था, अभी हुआ नहीं था। उसके बाद जब 2001 का सेंसस कंडक्ट हुआ और उसकी फाइनल रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है, सारी काउंटिंग हो गई, तब 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में 2001 का सेंसस क्या किया गया, उसको इन्फोर्स कर दिया गया विदाउट चेंजिंग द टाइम एंड नंबर ऑफ सीट्स। तो कहने का मतलब कि इसमें क्या किया गया कि 2026 का टाइम जो था वो फिक्स रखा गया, उसको चेंज नहीं किया गया। दूसरा, जो नंबर ऑफ सीट्स थे 543, उसको चेंज नहीं किया गया। बस ये जो 1991 का सेंसस था इसको चेंज कर दिया गया 2001 से। अर्थात 2026 में जो के बाद जो भी कंस्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए उसके लिए फर्दर डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होना जरूरी है। ठीक है। तो इस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, जो कि हर सेंसस के बाद डिलिमिट करती है कंस्टिट्यूएंसीज को। ठीक है। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग हाउसेस हैं, तो दोनों हाउसेस के क्या स्पेशल पावर्स हैं जिससे दोनों की जो है सो अहमियत अपने आप में बराबर होती है। ठीक है। लोकसभा को हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट हाउस है। गवर्नमेंट हाउस क्यों? क्योंकि जो पार्टी मेजोरिटी में होती है लोकसभा में उसी की सरकार होती है। तो सरकार को चलाने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? पैसा। क्योंकि पैसा जिसके पास होगा पावर का इस्तेमाल वही सही से कर सकता है। ठीक है। तो इसीलिए देखिए, लोकसभा में मनी बिल और फिनांस बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जब कोई भी मनी बिल पास होता है या फिर फिनांस बिल पास होता है, उसके बाद स्पीकर के पास स्पेशल पावर है, ये स्पीकर उसको सर्टिफाई करते हैं कि दिस बिल इज मनी बिल। तो उसका जो पासेज का प्रोसीजर है, जो बिल को पास करने के लिए जो प्रोसेस यूज करना है, वो क्या होता है? स्पेशल हो जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है। दूसरा, सरकार चूंकि यहां है तो सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव सरकार खुद लेकर के आती है जब कभी भी कोई मानिए मनी बिल लोकसभा में डिफीट हो जाए। तो लोकसभा में मनी बिल का डिफीट होने का मतलब है कि सरकार अल्पमत में आ गई। तो एक ऑब्लिगेशन होता है सरकार पर कि वो विश्वास प्राप्त करे, तो उसके लिए वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आते हैं। ठीक है। और विपक्ष को जब कभी भी लगता है कि सरकार अल्पमत में आ सकती है तो विपक्ष क्या करती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लाती है। ठीक है। सेंसर और कट मोशन, कट मोशन होता है कि कोई भी बजट जो इंट्रोड्यूस किया गया है उस बजट को कम करने के लिए कट मोशन, तो ये अपोजिशन लाती है। ठीक है। और ये चारों के चारों जो मैकेनिज्म है ये केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल पावर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि एक स्पेशल पावर 1978 में ऐड किया गया। वो स्पेशल पावर क्या है
कि जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाएगी, ठीक है, तो आर्टिकल 352 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के केस में दोनों हाउस से अप्रूवल लेना होता है और उसके बाद डिसकंटिन्यू करने के लिए प्रेसिडेंट सेपरेट प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं, उससे डिसकंटिन्यू हो जाता है। लेकिन एक यहां पे स्पेशल प्रोविजन ऐड कर दिया गया कि अगर मानिए कि लोकसभा के मेंबर्स को लगता है कि अब प्रोक्लेम इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर अगर मानिए कि हाउस सेशन में है, ठीक है, तब तो 1/3 मेंबर जो हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पीकर को स्पेशल सेशन बुलाने के लिए, जिसमें कि अगर ये पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से तो फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर मानिए हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है स्पेशल सेशन बुलाएंगे और उस सेशन में इसको पास किया जा सकता है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को डिसकंटिन्यू करने के लिए जो रिजोल्यूशन मूव करना है और पास करना है वो लोकसभा को स्पेशल पावर दिया गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि राज्यसभा को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं, ठीक है, कि राज्यसभा सरकार के काम को जो है उसमें अरंगा लगाती है, ठीक है। दूसरी बात कि राज्यसभा की जरूरत ही नहीं है। तो जैसा हमने शुरुआत में ही बात की कि राज्यसभा एक बैलेंस को मेंटेन करता है, जो किसी भी तरह की गवर्नमेंट की ऑटोक्रेसी जो हो जाएगी उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए भी कुछ स्पेशल पावर्स होने चाहिए। तो राज्यसभा के पावर्स क्या है कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को रिमूव करने का स्पेशल पावर है आर्टिकल 67B के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या है, चेयरपर्सन। दूसरा, आर्टिकल 249 के अंदर राज्यसभा को पावर है कि राज्यसभा जितने मेंबर प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसमें नॉट लेस देन 2/3, ठीक है, 2/3 से अधिक प्रेजेंट और वोटेड मेंबर्स का से अगर कोई रिजोल्यूशन पास करके और संसद को ऑथराइज करते हैं, ठीक है, संसद को यह अधिकार देते हैं कि आप राज्य लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में जो राज्य सूची में जो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं, जो जुरिस्डिक्शन दिया गया है नेशनल इंटरेस्ट में, उस पे कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि पार्लियामेंट तभी स्टेट मैटर पे कानून बना सकती है और ये जो है एक बार में 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। फिर से अगर जरूरत होगी तो राज्यसभा का प्रायर इसको कंटिन्यू करने के लिए राज्यसभा का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट स्पेशल पावर है आर्टिकल 312 के अंदर। 312 के अंदर क्या है कि कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे अभी की बात करें तो तीन ऑल इंडिया सर्विस है। पहला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विसेज और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। तो अगर मानिए कि इनमें से किसी को कम करना है या फिर कोई नया क्रिएट करना है तो वो राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज करती है, ठीक है। तो स्पेशल पावर है ये राज्यसभा का। बाकी राज्यसभा के पास बाकी मामलों में लोकसभा के बराबर पावर है, जैसे कि कोई भी बिल अदर देन मनी बिल, अगर मानिए कि कोई भी बिल वित्त विधेयक नहीं है या फिर मनी बिल नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि दोनों हाउस को बराबर पावर है ऑर्डिनरी बिल को पास करने का। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के लिए दोनों हाउस का अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि दोनों हाउस के कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं ताकि दोनों की अहमियत बरकरार रहे, बाकी जो इक्वल पावर्स हैं वो दोनों के पास है। तो राज्यसभा सेकेंड चैम्बर है, ना कि सेकेंडरी चैम्बर, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात आती है जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन और मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एनीबॉडी कैन आस्क मी इन कमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।